आप क्या खाएंगे इन दोनों के? नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग तरह का बीमारी पढ़ेंगे। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इस बीमारी में ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसका एलोपैथी साइंस में कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इलाज है। लेकिन केवल ऐसे सोच लेना कि इतना इजी है इलाज, ऐसा सोच के करेंगे तो नहीं फायदा होगा। इसके लिए हमें अच्छे से एलोपैथी की किताबों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। और जब हम अच्छे से समझ के पढ़ के इलाज करते हैं तो हम कभी गलत नहीं होते हैं, मतलब हमारा ट्रीटमेंट अच्छा होता है, खासकर हमारा पेशेंट ठीक होता है। तो आज हम लोग स्टिफनेस सिंड्रोम, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम, इस पे हम लोग बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैंने सभी को यहाँ पे बोलने के लिए अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। आप लोग मेरी बात सुनिए, उसके बाद में आप लोग भी बताइए। मैं जो भी बता रहा हूँ, पहले मैंने हैरिसन की बुक से नोट्स निकाला है और फिर मैं आयुर्वेद का उसमें
चिकित्सा भी बताऊंगा। जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं ना, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम, पेशेंट जो रहता है वो स्टिफ हो जाता है पूरा, तो एलोपैथी साइंस में ऐसा बताया गया है कि ये एक रेयर, मतलब कभी कभी पाया जाने वाला न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, मतलब खुद के सेल ही खुद को इस तरह के बना देते हैं, ऑटो इम्यून, खुद के ही इम्यूनिटी कम रहती है। उसकी वजह से जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे स्तंभ। मसल्स में स्तंभ हो गया, मांसपेशियों में। तो उसकी वजह से पूरा अपना जो ट्रंक का एरिया, जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्रंक हो गया, अपने लिम्स हो गए, अपर लिम, लोअर लिम, हाथ और पैर, और तो उसमें क्या होता है कि स्टिफनेस आ जाता है, मसल्स रिजिड हो जाते हैं, जितने भी मसल्स बॉडी में। और उसके वजह से अगर उनको कोई भी हमने छूने का कोशिश किया तो बहुत ज्यादा पेन होता है, और उसकी वजह से उनको कोई भी हाथ उठा नहीं पाते हैं, पैर उठा नहीं पाते हैं। वो हर समय सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा पेशेंट। अगर आवाज रहती है उससे भी तकलीफ होती है, उनको किसी ने छू दिया तो उनको तकलीफ होती है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। मैंने अपने जमदग्नि सर के क्लिनिक में एक लड़की ऐसी ही देखी थी, जो 10 साल से बीमार थी, और उसको उठा के लाते थे, ऑटो में 4 लोग उठा के बिठाते थे व्हील चेयर पे, और फिर लाते थे। थोड़ा भी इधर उधर हुई कि पेन, और इतना रोती थी, इतना रोती थी। तो ऐसा होता है, ऐसे मैंने देखा है, पूरा शरीर अकड़ गया था, सारे जॉइंट्स अकड़ गए थे। तो इसमें मसल स्पाज्म भी आता है, तो इसकी वजह से सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई, थोड़ा भी हिल डुल गए ना तो बहुत पेन होता है। और एबनॉर्मल पोस्चर होता है, स्टिफनिंग होता है पूरा, पीठ में, कमर में, हर तरह से स्टिफ हो जाता है, जैसे कि लकड़ी हो गया, थोड़ा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो इसको बोलते हैं एसपीएस, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम। तो ये ज्यादातर औरतों में पाया जाता है जब ये हो जाता है तो। और फिर इसके वजह से क्या होता है कि इसमें खून की कमी होती है, परनिशियस एनीमिया, मतलब विटामिन B12, फॉलिक एसिड की कमी होती है, परनिशियस एनीमिया भी होता है, डायबिटीज भी होता है, विटिलिगो भी होता है, सफेद कोढ़ भी आता है, और थायरोइडाइटिस, थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन भी होता है। अब एलोपैथी साइंस बोलता है कि ये क्यों होता है, इसका कॉज नहीं पता है, लेकिन ये ऑटोइम्यून रिएक्शन की वजह से होता है, ऐसा एलोपैथी साइंस मानता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो आयुर्वेद में वो लड़की का जब मैंने देखा था अपने आंख से, और वो भी मैं बीएमएस कर रहा था 97 से 2001 तक, तो मैंने खुद देखा था अपने जमदग्नि सर के क्लिनिक में कि वो लड़की को आम बात से शुरुआत हुआ था, है ना। आम बात से शुरुआत, तो पहले पैर के अंगूठे में शुरू हुआ, उसका अग्निमंद हुआ, वहां से फिर वो पूरा नीचे नीचे बढ़ते 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 पूरे बॉडी में फैल गया, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम। तो हमारे सर ने उसका डायग्नोसिस आम बात से शुरुआत बताया, और पूरा शरीर में उसका जकड़ाहट हो गया था, पूरा शरीर में, और वो सर से चिकित्सा ले रही थी। और इसमें और क्या होता है कि उसमें जितने भी अपने मसल्स होते हैं ना, उसमें रिजिडिटी आती है, कठोरपना आता है, एक तरह से स्त्रोतोरोध होता है, और सब जगह जाके आम संचित हो जाता है पूरा, और सूखता है, वायु का इतना ज्यादा उसमें प्रभाव रहता है कि वायु हर चीज को, रुक्ष गुण, वायु का गुण ही है, रुक्ष गुण से रुक्षता लाता है सब जगह। पूरा स्नेह की कमी होती है, और वो भी हम उनको केवल बस्ती करेंगे, अभ्यंग करेंगे तो और ज्यादा एग्रेवेट होता है, इतना ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें स्नेह नहीं है, क्योंकि आम बात है ये, स्त्रोतस में सब जगह आम घुसा है, तो हम अगर स्नेहन करें तो और बढ़ता है ना। इतना इजी नहीं है कि स्नेहन कर दिया, स्वेदन कर दिया, वात शामक द्रव्य दे। वो लड़की 6-6 पेन किलर खाती थी, एक टाइम में 6 पेन किलर, और उसके बाद में स्टेरॉइड खाती थी, तब भी वो ठीक नहीं हो रही थी। उसको मसल्स में इतना रिजिडिटी था कि उसके जो ब्रेस्ट थे ना वो भी पूरे अकड़ जाते थे, इतना पेन होता था। फिर उसको मेंसेस भी नहीं आते थे, मतलब यूट्राइन मसल्स भी अकड़ जाते थे, तो उसको दवाई दिया जाता था कि उसको मेंसेस है, मतलब इतना उसका स्टिफनेस बढ़ गया था। जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ। और उसमें फिर ना क्या होता है कि एबनॉर्मल पोजीशन होता है, उसके जो बैकबोन है उसमें लॉर्डोसिस होगा, अंदर अंदर मसल्स में खिंचाव होगा। फिर उसके बाद में उसमें स्कोलियोसिस होगा, फिर अलग अलग काइफोसिस होगा, मतलब जैसे जैसे खिंचाव होते जाएगा मसल्स में। ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम होती है, सारा आम बात की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होता है। ये आयुर्वेद के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अभी आप लोग भी बताइए। दूसरा क्या है कि इसमें पेशेंट चल नहीं पाता है। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में लोग गड़बड़ा जाते हैं, कोई इसको पार्किंसन डिजीज मानता है, कोई इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस मानता है कि सारे नर्व्स में स्क्लेरोटिक चेंजेस आ गए, उसकी वजह से हो गया।
कोई इसको फाइब्रोमाइल्जिया बोलता है, कोई इसको साइकोसोमेटिक इलनेस मानता है, कोई इसको एंग्जाइटी मानता है, कोई इसको फोबिया मानता है कि दुनिया से उसको फोबिया हो गया है। लेकिन परफेक्ट उसको अगर हमें करना है तो एलोपैथी साइंस में इस पर एक टेस्ट बताया है। उसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोहिलेज, जीएडी एंटीबॉडीज ब्लड में। वो करने से कंफर्म पता चल जाता है। ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, जीएडी एंटीबॉडीज ब्लड में अगर पाया जाए तो ये डायग्नोस होता है। लेकिन उनके पास कोई इलाज नहीं है, वो केवल और केवल फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं, सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें मसल्स भी बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, स्टिफनेस बहुत होती है, उनका मुंह हिलाना, एक्सप्रेशन देना वो भी डिफिकल्ट होता है, इतना ज्यादा अंदर ही अंदर रुक्षता रहती है। ठीक है। और जीएडी जो मैंने बताया, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज जो रहती हैं, वो एक ऐसे एंजाइम को करती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है ब्रेन में, उसको वो स्टिमुलेशन देती हैं सिंथेसिस करने के लिए। अगर वो अगर नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये स्टिफ पर्सन सिंड्रोम नाम का ऑटोइम्यून डिजीज पाया जाता है। इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग तो मतलब मैंने अपने सर के पास देखा है कि आम बात है। और वैद्य लोग बोलते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें वायु बहुत ज्यादा बड़ा है, खल्ली वात जो करके एक बीमारी बताई है अपने वात विकारों में, वह बताया गया है। अब आप इस पे क्या आपको लगता है, आप लोग बताइए। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, अगर आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप ये जो भी है क्लिनिकल पिक्चर जो आप फोटो देख रहे हैं उस हिसाब से आपको क्या लगता है सर? जी सर, प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम सर। एसपीएस का पेशेंट तो नहीं देखे हैं, लेकिन बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जो लोकलाइज स्टिफनेस का मतलब उनको बोलते हैं। कभी कभी लोकलाइज स्टिफनेस हो जाता है, जैसे बैक में स्टिफनेस हो गया। और कभी कभी बोलते हैं कि सुबह में जब सो के उठते हैं तो पूरे बॉडी में स्टिफनेस रहता है, और जैसे जैसे एक्टिव हो जाते हैं तो वो लूज हो जाता है। तो यहाँ पर मेनली हम तो मतलब आम का ही विचार करते हैं, और उसी विचार के अनुसार ही ट्रीटमेंट करते हैं तो सही होता है। इसमें बहुत सारे हेतु जब देखने को मिलता है वैसे पेशेंट में, तो अग्निमंद मिलता ही है। मंद अग्नि रहता है, फिर भी वो खाना खाते रहते हैं, अध्यासन करते हैं, ये सारी चीजें मिलती है, और आम का चिकित्सा से ही उनको आराम मिलता नहीं है। तो क्या चिकित्सा लेकिन करें? सर ये अब अगर आप आम की चिकित्सा करेंगे, आम आप कटु रस देंगे, तिक्त रस देंगे, उससे वायु का प्रकोप नहीं होगा क्या? नहीं सर। हाँ सर, सोंठ सोंठ जो है देते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। सोंठ को जो है उसका काढ़ा बनवा करके सुबह शाम पिलाते हैं, और साथ में बहुत सिंपल योगराज गूगल देते हैं 4 4 टैबलेट। जी। और इसी से बहुत उनको आराम मिलता है। कोई स्नेहन नहीं करते हैं, स्नेहन तो बिल्कुल नहीं करते हैं, और 1 सप्ताह के बाद में ही थोड़ा सा उनको आराम मिलता है। ज्यादा अगर पेन वगैरह है तो दशमूल वगैरह का काढ़ा, महारशनादि क्वाथ, ये सब एड ऑन करते हैं। बेटर रिजल्ट आता है सर इसमें, लेकिन हमको विचार आम का ही करके ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि जब भी ऐसा पेशेंट आता है जो बोलते हैं मॉर्निंग में स्टिफनेस ज्यादा रहता है, तो सोंठ का पानी सुबह सुबह बोलेंगे कि पीना है, शाम को भी पीना है, और भूख जब तक नहीं लगती है तब तक नहीं खाना खाना है, एकदम दलिया वगैरह पे शिफ्ट करते हैं उनको। और योगराज गूगल सिंपल, महायोगराज भी नहीं देते हैं, क्योंकि योगराज गूगल से ही हम देखते हैं वो आम पाचन बहुत बढ़िया करता है। 4 4 टैबलेट महारसनादि क्वाथ या 10 मूल क्वाथ ऐसे के साथ देते हैं, तो अच्छा इसका रिजल्ट आता है सब। जी। इस जी टॉपिक सर। पे डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। जी। हेलो। हाँ सर जी, बताइए सर। वात व्याधि में एक बहुत बढ़िया श्लोक है जिसमें आया है, संकोच परवर्णम स्तंभ रुक भेदो अस्थि परवर्णम। संकोच परवर्णम स्तंभ भी रुक भेदो, और अस्थि परवर्णम में पर्व में भी विद्ना है। लोमहर्ष प्रलाप पाणी पृष्ठ शिरोग्रह, मतलब गूज बम्स होंगे, और पैर और हाथ में गिरह हो गया, दर्द होगा। तो बात तो कहीं ना कहीं कुपित हो ही रही है, और वो कुपित होके सर्व अंग को ग्रह मतलब रोक दे रही है। तो वो कहीं ना कहीं तो
मतलब इस वो मूवमेंट जो चल, वो बात का जो चल गुण होता है, जो 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 नॉर्मल बात का काम होता है, वो रुकावट हो रही है। तो अब यहाँ पे दो तीन चीजें, जैसे मैं आपको सुन रहा था तो एक दिमाग में आ रहा था कि सर्वांग की तरफ है या स्नायुगत बात है। तो सर्वांग की तरफ अगर मैं जा रहा था तो सर्वांग कुपितो बात गात स्फुरणम भंजनम वेदना भी परिता स्फुटवंती बात संध्या। और स्नायु की तरफ अगर मैंने वही देख रहा था कि ये स्टिफनेस अगर ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब स्नायु की तरफ है। बाह्य अंतरायाम खल्ली कुब्ज में तो खल्ली का एक वर्ड जो आया है कि वो आपने बोला अभी कि तीव्र ऊर्जा वहां पे हो रही है। और खली का जो है चरक में जो मेंशन भी है, पाद जंघा उरु कर मूला मोटी, मतलब वो, लेकिन खली में जो है मूल में जो है पाद जंघा और उरु और करके मूल की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्टिफनेस निकल के आ रही है तो ये स्नायु की तरफ ज्यादा जा रहा है कि बाह्य अंतरायाम मतलब पूरा स्टिफ है, खल्ली है, कुब्जता है। तो वो दो चीजों से हुआ, या तो वायु ने क्रुद्ध होकर क्षय किया, या वायु का आवरण जो है कफ और पित्त का आवरण हुआ, क्योंकि दो ही चीजों से वायु कुपित होती है। और कहा भी गया है कि वात पित्त कफे देहे सब सोत अनुसारिणा वायुरेव ही सूक्ष्मत्वाद त्रयोस्त ताप उदीर्ण है। इतना सूक्ष्म वायु होती है जिसकी वजह से पित्त और कफ को उभार कर। अब यहाँ पे सिम्टम क्या दिखते हैं ये नहीं मालूम मुझे, जैसे, लेकिन आपने ऑटोमिन की तरफ आप ले गए तो दिमाग गया कि ऑटोमिन में क्यों, ऑटोमिन तो तभी हुआ जब बॉडी को जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, या बॉडी के टिश्यू फ्लूइड है, या वायु या अस्थि मज्जा वगैरह सब है, उसमें ऑटो इम्यूनिटी तब होती है जब वो इम्यून सिस्टम जो है शरीर को जो टॉक्सिस कह लीजिए या वो जो भी हो उसको देखता है, वो तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करता है। तो इसके मतलब ऑटो इम्यूनिटी की तरफ तो है, तो ऑटो इम्यूनिटी है तो इसका मतलब वहां पे आम की दृष्टि, जैसे अखिलेश जी ने बोला कि आम तो है ही, क्योंकि आम ने ही वहां पे स्टिफनेस की है। और वो आम साम वात है, साम पित्त है, साम कफ है। वो सिम्टम इसके क्या आते हैं ये समझ में नहीं आया, और क्या होते हैं इसमें सिम्टम। तो सामता तो क्लियर कट जा ही रहा है कि सर्वांग कुपितो बात गाते स्वर्णम भंजनम, तो वहां पे स्टिफनेस वो सामता ही शो कर रहा है। तो वो इसके सिम्टम सर अभी और बताइए सिम्टम सर सर यही रहता है और कि स्टिफ पर्सन सिंड्रोम। इसके बताए ना कि एलोपैथी साइंस में ये बोला है कि हर चीज स्टिफ हो जाता है, सारा चीज मूवमेंट नहीं हो पाता है सर इसमें। मीन्स कि इसमें वो सामता ही वही सर, वही ठीक है सर, बताइए अब। आप जैसे देखिए आपके इसमें स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, ब्रीदिंग करने में तकलीफ हो रही है, लिम्ब में वीकनेस हो रही है, फिर पेनफुल स्पाज्म हो रहे हैं, पोस्चरल इश्यूज हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल इशू हो रहे हैं, फ्रैक्चर भी हो रहा है, सब रुक्षता बढ़ी है। अभी मैं थोड़ा बताता हूं तो आपको और क्लियर होगा। लेकिन इसमें इंटरमिटेंट आपने फुल पेनफुल बताया स्पाज्म, और वो जहाँ पे स्टिफनेस है वो लगातार है। पेनफुल जो स्पाज्म अब स्पाज्मोटिक वायु है तो पेनफुल है। पेन होगा ही ना सर, वायु है नहीं, तो पेन है। इंटरमिटेंट है कि कंटिन्यूअस है, तो वो उससे डायग्नोसिस सही बन जाती है कि इंटरमिटेंट अलग जाता है और कंटिन्यूअस वाला अलग जाता है सर। हाँ, लेकिन होता है, पेनफुल स्पाजम्स होते हैं इसमें, इंटरमिटेंट ही होते हैं। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सुनिए, फिर आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। हम लोगों में आयुर्वेद में चरक संहिता में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आयुर्वेद में दो तरह का वायु का प्रकोप होता है। एक में उपस्तंभित वात व्याधि, एक होता है निरुपस्तंभित वात व्याधि। उपस्तंभित वात व्याधि होता है तो वहां पे क्या होता है कि आम की संचिति होती है, साम वायु रहता है ना। तो उसमें ऐसे क्या होता है कि आम के कारण या कफ दोष के बढ़ने की वजह से या धातु और मल की वजह से वायु के प्राकृतिक गति में अवरोध होता है और वायु विमार्गक होता है। या फिर हम बोले कि हेतु सेवन ऐसा हुआ है, क्या हेतु है वो मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह से आम दोष की उत्पत्ति हो रही है, कफ का प्रकोप हो रहा है, शीत गुण वायु का बढ़ रहा है, कफ का भी शीत गुण बढ़ रहा है, उससे स्त्रोतोरोध हो रहा है, वायु का विमार्गमन हो रहा है,
वायु का सामवायु का स्त्रोतो वैगुण्य होकर स्थान संचय हो रहा है, और ये स्त्रोतो रोध प्रधान वात व्याधि हो रहा है। अब इसी को अगर हम आम बात के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें क्या बताया माधव निदान में, विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंदाग्नेश निश्चलस्य च स्निग्धम भुक्तवतो ह्यन्नम व्यायामम कुर्वतस्तथा। जैसे मतलब इस जिसमें अग्नि मंद है, जो नियमित रूप से व्यायाम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति ने अगर विरुद्धासन किया और अति स्निग्ध आहार लेकर तुरंत व्यायाम किया तो आम बात की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि वायुना प्रेरितो हेम श्लेष्मन स्थानम प्रधावति तेनात्यर्थम विदग्धोसो दम्नि प्रतिपद्यते वात पित्त कफेर भूर्वो दूषित सो अन्नजो रसः स्रोतसा अभिषंद्यन्ति नाना वर्णोति पिच्चल जनित्याशु दौर्बल्यम गौरवम हृदयस्य च व्याधिनामैशो हेश आम संयोति दारुणा। इसका मतलब यह है कि आम बात ये हो रहा है, आम बात में क्या हो रहा है कि व्यायाम आदि किया जा रहा है, चल गुण से बात का प्रकोप हो रहा है, और स्निग्ध अन्नपान विरुद्ध अन्नपान से आम की उत्पत्ति हो रही है, इससे साम वायु की उत्पत्ति हो रही है, आम को गति मिल रहा है, और वह आम जो है पूरे शरीर में संचार कर रहा है, और वह जब आम है बहुत ज्यादा पिच्छिलत्व को प्राप्त हुआ है, उसको अलग अलग वर्ण की प्राप्ति हुई है, और वह सबसे पहले आमाशय में जहां जहां कफ का स्थान है वहां जाके बैठेगा। आम और कफ एक जैसे ही हैं, इसलिए आमाशय, संधि, सिर, उर, कंठ, हृदय संधियों में और त्रिक प्रदेश में जाके बैठ जा रहा है, और उसके वजह से हृदय में भी जा रहे हैं तो हृदय गौरव दौर्बल्यता आ रही है, अंग गौरव हो रहा है, और इससे वायु का जो चल गुण है वह भी बिगड़ा हुआ है क्योंकि व्यायाम किया जा रहा है, इसलिए आम को संचारित्व मिल रहा है, और वह सभी संधियों में सभी जगह जाके बैठ जा रहा है, संधियों से फिर वो जाके हर मसल्स में जाके बैठ जा रहा है आम। तो इसमें माधव निदान में क्या बताया, अंग मर्दो रुचि तृष्णा हाल्यस्तम गौरवम ज्वरः अपाक शून्यता अंगानाम आमवतस्य लक्षणम स कष्ट सर्व रोगाणाम यदा प्रकुपितो भवेत् हस्तपाद शिरो गुल्फ त्रिक जानु संधिषु करोति सरुजम शोतहम यथा दोषा प्रपद्यते स देशो रुजते अत्यर्थम व्याविद वृश्चिकै, मतलब वृश्चिक दंशवत वेदना हो रही है, सारी चीज वैसे ही दिख रहे हैं, आम बात के लक्षण दिख रहे हैं कि बिच्छू काटने जैसे वेदना हो रही है, और पेशेंट हमको बताते हैं, जो मैंने पेशेंट देखे हैं, अंग मर्द होता है, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, शिरोगुरुता, ज्वर होता है, कभी कभी खाए हुआ अन्न का पचन नहीं होता है, उसी तरह से हस्त, पाद, सिर, गुल्फ, त्रिक, जानु, उरु सभी में शोथ और शूल होता है, तीव्र स्पर्शा सहत होता है, और आरक्त वर्णता मिलती है, क्रिया अल्पता, सशूल क्रिया, क्रिया हानि ये मिलता है। उसके साथ में अग्निमंद, आलस्य, लालास्राव, अरुचि, गौरव, उत्साहानि, मुख वैरस्य, बहुमूत्रता, कुक्षी प्रदेश में काठिन्य, शूल, हृदय, मलावष्टम, निद्राधिक्य, जो जो चीज बताया है वैसे ही दिखता है सर, इसीलिए ये आम बात में ही जाता है। सर ये जी स्नायु, त्रिक और कटी आपने अभी वर्ड यूज किया है ना उसी प्रदेश में, अरे तीन का हाँ, हस्तपाद शिरो गुल्फ त्रिक जानु उरु संधिषु, त्रिक में भी हो रहा है, सैक्रल एरिया में भी हो रहा है, संधियों में भी हो रहा है, त्रिक में, गुल्फ में, सब जगह हो रहा है, शिर में हो रहा है, हस्तपाद सब जगह हो रहा है, आम बात व्याधि ही है, इसको इंग्लिश में स्टिफ पर्सन सिंड्रोम होता है, आम बात आगे जाके ऐसा हो जाता है ना। जी सर, जी सर। हाँ, आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? सर एक्चुअली में मैंने 60% सिंड्रोम पेशेंट ट्रीट नहीं किया है, अच्छा, लेकिन जो आपने जो बोला है ना कि शुरू में पहले जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, धीरे धीरे फिर पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, हाँ ये तो है, ये तो है, ये तो आपने सही। नहीं आगे वहाँ जहाँ भी एडमिटेड था डायलाइज नहीं हुआ है। प्लीज म्यूट करिए सर, आपका कहीं क्या आवाज आ रहा है, ये आम बात ही है, उसका ही आगे का व्याधि संकर और उदर्क हो रहा है, एलोपैथी में इसका कॉज ही नहीं पता चलता है। हाँ प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए प्लीज। सर ये बहुत ही अच्छा बताया आपने। एक्चुअली मेरा जो नाम है ना वहाँ पे MHPC 274 आ रहा होगा। मैं डॉक्टर कांचन बात कर रही हूँ। हाँ सर यहाँ पे ना ये बहुत ही अच्छा बताया, क्योंकि मैंने भी जितने मतलब ये तो सेम पर्सन मैंने नहीं देखा है, मतलब जो आपने डायग्नोसिस बोला है स्टीफ पर्सन, ये तो मैंने नहीं देखा है, पर जितने भी ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं तो उसमें हमें आम वात की ही संप्राप्ति
संप्राप्ति मोस्टली मिलती है। बस वहां पे हमें कभी कभी जैसे आप जैसे बताते हो कि वो कफानुबंदी है या पित्तानुबंदी है, उसे देख के हमें ट्रीट करना पड़ता है मोस्टली। जैसे बाकी जो भी ऑटो इम्यून डिसीजेस है वहां पे तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, सभी स्रोतों का इन्वॉल्वमेंट मिलता है। जैसे अभी आपने इसमें भी ऐसे ही बताया कि सभी स्रोतों का इन्वॉल्वमेंट है, सभी दोष बिगड़े हुए हैं। और जो आवरण युक्त मतलब आवरण के साथ मोस्टली ये मैंने देखा है कि ये जितने भी ऑटो इम्यून डिसीजेस है आवरण जन्य संप्राप्ति वाले ही दिखते हैं बहुत बार हमें। जैसे पहले इसमें जैसे आवरण हो रहा है और बाद में क्षय भी हो रहा है, वायु की वजह से वीकनेस आ रही है, सब मसल्स में बहुत वीकनेस आ रही है, पेन हो रहा है, मतलब आवरण से शुरू हो रहा है और बाद में ये हाँ, क्षय जा रहा है। और हाँ जितने भी मैंने लेकिन सर जितने भी यहाँ पे मैं सर, हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, पहले कंचन मैम को कंप्लीट हाँ करने मैम, देते हैं फिर आप बोलिए जी, स्टेप बाय मतलब स्टेप। जितने भी ऑटोइम्यून डिसीज है ना सर, मैंने भी आप जैसे बोलते हो सिखाते हो तो उस हिसाब से ट्रीट करना स्टार्ट किया था, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे आम बात में जैसे हम आम के बारे में सोचते हैं, कफ दूषित हुआ है सोचते हैं, तो उसमें जैसे दीपन पाचन लंघन थोड़ा सा करा के, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि जैसे लंघन भी बल पेशेंट का देख के हमें उसको ऐड करना होता है। अच्छा ऐसे जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट लंघन करे और पूरा कंप्लीट लंघन करे, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें लघु आहार से उसे स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे हम आम बात में भी बाजरे की चपाती, लहसुन की चटनी, लहसुन भी एक क्या है, मैं बहुत बार लहसुन कल्प भी देती हूँ जैसे आवरण कि को हटाता है, लहसुन आम का आवरण पत्ता को जो है हटाता है। आवरण को हटाता जैसे है जी। हाँ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी वो आवरण को हटाता है, तो यहाँ पे लहसुन भी एक दीपन पाचन का बहुत अच्छा काम करता है। वातानुलोमन भी बहुत अच्छे से कर देता है। और आप खुद भी, हम बहुत बार होता है ना कि हमें सर्दी खांसी होती है, अभी ये सीजन में एक्चुअली मुझे भी हो रखी है जी मैम कंटिन्यू करिए, आपका आवाज गया सर। क्या? तो मैंने एक ही लहसुन कली खाई तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आया। मतलब मुझे लगा कि काफी मतलब जो हेडेक हो रहा था मुझे, तो वो हेडेक काफी जल्दी कम हुआ मेरा। मतलब ये आपने बिल्कुल सही बताया, मुझे बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम्स मिलते हैं आम वात वाले। मतलब आपने तो ये एक ही बताया कि ये ऑटो इम्यून डिसीज है, पर मुझे मोस्ट ऑफ जितने भी मैंने ऑटो इम्यून डिसीजेस दिखे हैं उसमें आवरण जन्य संप्राप्ति मिलती है आम वात। मैं उसको वैसे ही ट्रीट करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो बिल्कुल पेशेंट आराम से धीरे 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 करके रिकवर होता है सर। जी सर। हाँ, अब अरविंद सर और त्रिवेदी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे, या आदित्य सर? हाँ बोलिए सर, सर बोलिए। देखिए, यहाँ अभी मैं एक देख रहा था उसमें, तो इसमें जो रिजिडिटी है वो फ्लक्चुएशन है इसमें, मसल रिजिडिटी, मतलब इसमें कंटिन्यूस पेन नहीं है। तो मेरा दिमाग आम बात की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि अगर फ्लक्चुएशन हुआ है तो इट डज नॉट मीन दैट इज देयर इज आम बात। क्योंकि आपने बिल्कुल बोला, शाखात्रिक पृष्ठ गीवादिशी संदेशु क्वचित, मतलब बहुत क्वचित सोप, बहुत ज्यादा सोप रुजाकारी सब गात्र पीड़नम, ठीक है, अविपाक भी होगा, रुचि भी होगा, अल्प ज्वर ज्वर या नहीं भी हो सकता है। तो वो तो आम बात की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिगरिंग सेंसेस भी आ रहे हैं, जैसे कि नॉइज की वजह से भी है, और कई बार साउंड की वजह से भी है, तो ये ट्रिगरिंग सेंस जो आ रहा है ये आम बात नहीं जाता है, ये खल्ली की तरफ जा सकता है। क्योंकि तीव्र ऊर्जापात जंगा उर्कल मोटनी, तो वो एक जो एक वो भी उन्होंने भी स्थान के अनुरूप जो है वो बताया है कि लिंग शेषान विनिर्देश। तो मतलब आप बात की ठीक है, संकल्पना। आपका बात सही है, मुझे खल्ली का भी है, जो मैंने पेशेंट देखा था उनको आम बात था, वो मेरे सर ने वो किया था। आपका 100% सही है सर, आप बताइए, वो तो कंटिन्यू सर करिए। आम बात की तो सर क्लियर डायग्नोसिस बनती है कि वो ये है, इसमें एकदम भुगवतो अन्नम व्यायाम करो सर, जो बाधा निदान में बहुत बढ़िया उन्होंने 8-10 लाइन का श्लोक बताया है कि वो विदग्धो जन्योत्सु दोवल गौरवम हृदय से, मतलब हृदय में भी गौरता रहती है। व्याधिनाम आश्रय दोष आम संग को अति दारुणा, वृश्चिक दंश भेजना और आम अति दारुणा। तो वो तो सर क्लियर कट जो है ना डायग्नोसिस जाती है आम, क्योंकि उसमें अग्नि मंद है, क्योंकि बोला भी गया उष्ण अलबत बलब तेन धातु मध्यम पाचता दुष्ट मामाशयम गतम रस मामम पतक्षते। वो तो सर एक पेशेंट का क्लियर कट जो आता है उसकी सामता भी मिलेगी, सांबल भी मिलेगा, शाम
जीवा मतलब जीवामल, और पूरा एक एक मंद मंद मीठा सा जो है स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, वो सर क्लियर जाता है। लेकिन जब वात को हम लोग देखते हैं तो वात में जो संकोच परिणाम स्तंभ रुक भेदो अस्थि परिणाम स्तंभ लोमहर्ष पिलाप पाड़ी प्रस्थ प्रणव ग्रह खंजक पंगक कुंजक अंगनाम शोषा, अंगनाम शोषा अनित्यता, मतलब अंग शोष शोष हो जाता है, अंग जो अनित्यता की तरफ जाता है। तो ये सर बहुत हाँ ठीक तो है सर, बता हाँ दें, तो ठीक है बता ना, दें। हाँ आपका अगर खल्ली मानते हैं तो खल्ली में क्या बताया, खल्ली तो पाद जंगोरु रुकर मुला वो मोटनी, ऐसे बोला है। मतलब पाद जंगा उरु कर मूल, और इनका अवमोटन फ्लेक्शन होना या एक्सटेंशन होना, ये बहुत विकृत हो जाता है। और इसको बोला है कि यह जीर्ण वात व्याधि का खल्ली के रूप में उदर्क होता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन से भी आगे की स्टेज हो जाती है। जीर्ण वात व्याधि से आगे की स्टेज चले गए। यहाँ पे निरुपस्तंभित वात व्याधि हम बोलेंगे, तब यहाँ पे स्नेहन और स्वेदन और वात शामक चिकित्सा करेंगे। अगर वो उपस्तंभित है तो वो आम वात की तरफ जा रहा है, वो तो हमें पेशेंट से पता चलेगा ना सर। हाँ, इसमें अगर उपस्तंभित है तो फिर आम की तरफ जाएगा, निरुपस्थित अब वही सर देखना है कि ये कैसे हाँ जाता है सर। जी। हाँ सर, मैं बोलूँ कुछ? हाँ बोलिए मैम, बोलिए। हाँ, आमुआत में तो संधिशूल और शोथ है, संचारित्व रहता है। मैंने पेशेंट देखा है, जो आज का टॉपिक चल रहा है ना, वो हाँ पेशेंट मैंने देखा है सर, हाँ, मगर उसका रिकवर ही नहीं हुआ, वो अभी बेड रिडन हो गई है पूरी। तो उनमें क्या आम वात जैसे सिम्टम थे कि? आमुआत जैसे पाँव के टो से उनका शुरू हो गया। हाँ तो मैंने भी मैम वैसे ही देखा है, आम वात जैसे। अब मैं चिकित्सा बताऊंगा ना, वो आप करेंगी तो बहुत अच्छा फायदा होगा। मैंने पत्थर जैसी हो गई है पूरी मन। आप उनको ठीक कर सकते हैं मैम, हम उस पे बात करेंगे। आप थोड़ा सुनिए फिर हम बात करेंगे। और जो सर बता रहे हैं अरविंद सर, वो भी 100% सही है। ये उपस्तंभित और निरुपस्तंभित, इन तो दोनों में हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है पेशेंट को देख के। अब इसमें क्या बताया है, आम आम बात अगर हुआ और क्रॉनिक है ये आम बात, और ये आम जाके सारे मसल्स में, सारे संधियों में, स्नायु में जाके बैठ गया है और स्टिफनेस बहुत ज्यादा आ गई है, तो योग रत्नाकर में क्या बताया, लंघनम स्वेदनम तिक्त दीपनानि कटूनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्त्याश्चाम मारुते रुक्ष स्वेदो विधतव्यो बालुका पोटलैस तथा उपनाच कर्तव्यास्ते अपि स्नेह विवर्जिता। इसमें पहले लंघन कराना है, स्वेदन कराना है, तिक्त कटु रसात्मक द्रव्य और दीपन द्रव्यों का प्रयोग करना है। लंघन से वात प्रकोप ना हो जाए, इस तरफ ध्यान देना है। और आम वात में स्वेदन से आम पाचन होकर स्त्रोतरोध दूर होने में मदद मिलती है, और यहाँ रुक्ष स्वेदन करना है। सब आम वात की चिकित्सा बताइए, ठीक है। लेकिन अगर वो आम वात आम पचा रही हैं आप, है ना, आम पचा रही हैं, तो पेशेंट को तो लंघन बोलना ही है आपको, यूश और कुलत यूश ये सब देना है। अगर वो खल्ली की तरफ गया है तो उसमें आपको कभी कभी बस्ती भी देना पड़ेगा। मतलब मैंने ऐसे किया था पेशेंट को कि जब मैं, मेरे पास ऐसे पेशेंट आए स्टिफ पर्सन सिंड्रोम के, तो मुझे आमवत भी लग रहा था और खल्ली भी लग रहा था। तो मैं उनका आम का पाचन करता था कुछ दिन, फिर उसके बाद में मैं उनको ब्रिहन करने के लिए मासरस खाने के लिए बोलता था, मासरस लेने के लिए बोलता था। फिर एक दिन मैं शीरबला तेल का बस्ती देता था, एक दिन मैं उनको ये दूध का बस्ती देता था। ऐसे ब्रिहण भी करते जाना है, और आम का भी पचन करना है। कभी वैतरण बस्ती देता था, कभी माधुतैलिक बस्ती देता था। जैसा सिम्टम वैसे करते करते मैंने उनको निकाला उस बीमारी से। ये अगर आप मैम वीना मैम, आप वो पेशेंट अगर बताएं तो हम उनको करने का कोशिश करेंगे मैम। ओके सर। हाँ मैम मैं, मैम उसके सिम्टम बताइए, उसको सिम्टम क्या थे और आपने क्या हाँ ट्रीटमेंट क्या किया, है तो वो मुझे बताइए आइडिया मैम। लगेगा उससे। हाँ उनका मेडिकल स्टोर था सर, 35 ईयर एज था उनका। एक बच्चा होने के बाद उनको पाँव का दर्द पाँव के टो का दर्द शुरू हो गया और सूजन आ गई। मेडिसिन देते गए, वो एलोपैथी का भी ले रहे थे, मगर कुछ नहीं हुआ। अभी पूरा स्टिफ होके वो बेड पे ही है, अभी तो ये कुछ आम नहीं बात कर के सकते। आगे की स्टेज चली गई मैम, नहीं, हाँ। तो आम वो बात के उसको आगे चली गई। उसको आम बाग के सिम्टम आए थे या पैर के तलवे से, पैर से ही शुरुआत हुई थी, तो वो तो खल्ली की तरफ जा पर रहा है। पैर से ही शुरू हो गया उनका, पाँव से ही पूरे शरीर शुरू में हो नहीं था, गया। और वो सामता नहीं थी उसकी जीवा में, साम मल साम सामता जीवा। थी, सामता थी, मगर बहुत जल्दी बढ़ गया। अभी तो इतना
हार्ड हो गया है ना पूरा। हाँ, तो यहाँ पे हमें अग्नि भी बढ़ाना पड़ेगा और अ, आम बात जैसे भी चिकित्सा करना है और खल्ली जैसे भी करना है, दोनों करना पड़ेगा। स्वर्ण कल्प देने पड़ेंगे, सिद्ध मकरध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, और कुछ ब्रीहान भी करना होगा, अश्वगंधा अवलेहम, कुष्मांड अवलेहम। जैसा सिम्टम है वैसे वैसे चेंज करते जाना है ट्रीटमेंट, हर हफ्ते चेंज, हर हफ्ते चेंज, उपशय लेकिन अनुपशय इसमें को सर देखते हुए। फ्लक्चुएशन मसल रिजिडिटी क्यों आई सर? सर ये तो खल्ली की तरफ जा रहा है ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन 100% खल्ली ही नहीं है, हंड्रेड नहीं तो परसेंट आम बात भी नहीं फ्लक्चुएशन, है। तो थली में भी तो लगातार तीव्र रुझान बोला गया, लेकिन ये फ्लक्चुएशन सर रीजन क्या है इसका? वायु, वायु का चल गुण इम्बैलेंस हुआ है, वायु के वजह से ही सब ऐसा हो रहा है। स्टिफनेस का मतलब क्या है, वायु का ही शीत गुण बढ़ा हुआ है, स्तंभ है वहां पे, ग्रह है ना। मगर स्नेहन से तो तिक्तक क्षीर बस्ती का मैंने प्रयोग आपने किया। आपने क्या क्या किया मैम, और क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो भी बताइए। म- नुकसान नुकसान नहीं, मगर रिजल्ट नहीं मिला बिल्कुल। आप एक चलिए सा उनको, उनको मैम यहाँ प्लेटफॉर्म में लाएंगी क्या, हम बात करते हैं और डिस्कस करके आपके हाथ से ठीक करवा देंगे। हाँ, मैं पूछती हूँ सर। जी। मैम मेरे भी पेशेंट ऐसे थे, और टो से ही पहले उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, स्वेलिंग आती है। हाँ और ये हाथ के अंगूठे में होगी या पैर के में होगी, यहाँ से शुरुआत होती है। हाँ। और इसकी चिकित्सा परफेक्ट है मैम। और कहीं सक्सेस इसलिए नहीं हुए हैं कि कहीं ना कहीं आपने आमदोष का निर्हरण नहीं किया, हाँ। और वायु का शमन प्रॉपर नहीं किया, ऊर्ध्वगत अधोगत जो है उसका हम्म, शमन नहीं किया, उसका जो प्रोसेस है वो आपने प्रॉपर नहीं चलाया। हम्म, प्रोसेस यदि प्रॉपर चलाएंगे मैम, तो हम्म, वो कम से कम 3 महीने में वो पेशेंट आपकी हाँ, स्टैंड हो मेरे को जाएगी, भी खड़ी हो मेरे को जाएगी। भी सेम 3 महीना लगा था, मैंने ठीक किया जी, था। 3 महीने में पेशेंट खड़े हो जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, और कम से कम 1 से 1.5 साल तक उनकी वात शमन की औषधियां और पथ्य पालन ये रख रहे हैं। तो पेशेंट में ये जो ऑटोइम्यून के लिए बार बार बोलते हैं डॉक्टर, तो वो फिर नहीं होता है। सबसे मेन चीज हमारे आयुर्वेद में पथ्य पालन दिया गया है। पथ्य पालन के साथ साथ जो आम का रेचन करना और वायु का अनुलोमन करना, फिर स्नेह अभ्यंग करना, ये चिकित्सा बहुत अच्छी है हमारे आयुर्वेद में, और ठीक हो जाते हैं मैम। आप सक्सेस इसलिए नहीं हो क्योंकि प्रॉपर नहीं किया आपने, बाकी सक्सेस होंगे मैम। जी। जी सर। ठीक है, इस पे आदित्य सर, त्रिवेदी सर, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बोलिए प्लीज आप लोग भी। हमें असली में ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में गड़बड़ा जाते हैं हम, ये आमत है कि खल्ली है, क्या है, वो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, बताइए मैम। सर प्रणाम। हाँ, सर ये ऐसे वाला एक पेशेंट मैंने भी देखा था जब मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो पर सर वो उसको बाद में सर डॉक्टर्स ने ना पार्किंसनिज्म में मतलब इंक्लूड कर दिया था। हाँ। और पेशेंट की डेथ हो गई थी सर, क्योंकि उसको इतना ज्यादा लंग्स में स्पाज्म हो गया था, वो ब्रीथ ही नहीं कर पा रहा था, और पूरी की पूरी बॉडी स्टिफ थी। तो ऐसे ही हैरिसन में लिखा हुआ है कि लोग मिसडायग्नोज करते हैं, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फाइब्रोमाइल्जिया, साइकोसोमेटिक इलनेस, एंजाइटी, फोबिया, ऐसा क्लियरली मेंशन किया है हैरिसन ने कि मिसडायग्नोसिस होता है बहुत बार। जी जी सर। सर वो पेशेंट एक्सपायर हो गया था, वो उसको हुआ ही नहीं उसका वायु का ट्रीटमेंट। शमन ही नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेगा ही ना मैम, वायु तो का शमन। खल्ली एग्जैक्टली जैसे लेमन टर्म्स में क्या बोलेंगे आप, खल्ली को? खल्ली मतलब या ले मैन के उसमें क्या बोलेंगे सर, अरविंद सर, मसल्स में सारा ये जैसे, रुक्षता आ गई है। हाँ मतलब तीव्र रुझा बोला गया इसमें, तीव्र रुझा। और ये जैसे बैबम भी बोलती है, और ये पाद जंघा उरु के मूल से मतलब लास्ट फिंगर से होता है। जैसे अब बाहु ऊपर से जाता है नीचे, हल्ली नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, मतलब फिंगर से उसे ऊपर की तरफ शोल्डर तक जाता है। अब बाहु अच्छा, ऊपर से वायु नीचे जाता है। तो खल्ली जो है वात का ही एक क्लियर कट है, केवल वात ही को बीमार लेके गमन, चल रहे हैं। जीर्ण बीमार वात गमन। व्याधि का उदर्क, उदर्क मतलब कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीर्ण वात व्याधि, ऐसा बोलेंगे। बोल सकते सर हैं। बेसिकली मैंने पेशेंट नहीं देखे, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा इसमें।
असली में हाँ। हमने देखे हैं, मैंने ठीक किए हैं, इसलिए मनीषा मैम ने भी किए हैं, अब तनिषा इसमें मैम ने एक भी चीज देखे और हैं। देखी है, एक तो फ्लक्चुएशन मसल रिजिडिटी, और उसके बाद में भी जो जो अभी उसमें देख रहा था मैं गूगल पे, तो स्टिमुलाई टू टच, नॉइज एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, मतलब टच हाँ, से भी और नॉइज से भी और उससे भी एक तो ऐसे सोचिए ना कि स्ट्रेस से रस रस दर्द बढ़ धातु रहा है, तो में, वो रीजन क्या है? वो मैं बता रहा हूँ वो ना, रीजन क्या है? रस क्षय में क्या होता है, रस व स्रोतस की दृष्टि में शब्द सहिष्णुता, ऐसा जो शब्द है, मतलब नॉइज में, इसमें रस व स्रोतस की दृष्टि मतलब आम बात की तरफ जा रहा है, टच करने में भी हो रहा है, स्पर्शनेंद्रिय में टच करने से, तो रस व स्रोतस की दृष्टि है, और यही सब मिल रहा है ना सर, हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से ही सोचेंगे ना सब। सर इसमें बेसिकली ये मतलब जो आपने सिम्टम बताया ना अरविंद सर, अरविंद हाँ कुमार सर, तो ये बेसिकली जो वायु का बीमारगमन हो रहा है उसके कारण हो रहा है। तो हाँ मतलब हम ऐसे बोलेंगे एलोपैथी में कि जैसे स्टिफनेस आ जाती है, नर्व कंप्रेशन होता है स्टिफनेस के कारण, उसके कारण पेरिस्थीजिया, मतलब नर्व के जो सेंसेशन होते हैं बीमारगमन होके अलग अलग, जैसे कभी पेन आ सकता है, कभी हाइपर सेंसिटिविटी टू ऑडिटरी सेंसेस है, जो भी सेंसेस जो नर्व कैरी करती है वो अपने आप ही ट्रिगर हो जाते हैं। हाँ यूजुअली सर तो हम वायु नहीं है इसके साथ, वायु चलगुण के साथ कफ को लेके चल रहा है सर, ओनली वायु नहीं है, कफ और पित्त को भी अनुबंधित करके चल रहा है, इसलिए आता है ये कंडीशन। जी तो आदित्य सर, जैसे जैसे सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कान में पहले रिसेप्टर एक्साइट होते हैं, फिर वो नर्व को, वो जो वायु होती है मतलब नर्व को कैरी करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इसमें क्या है, वो नर्व टाइट हो गई है, तो बिना उसके नर्व कैरी करने लगती, जो जो उसका एक मार्ग है वो मार्ग से भटक जाते हैं एक तरीके से। अब सर इसको आदित्य सर सर, आयुर्वेद आपसे एक भाषा में क्वेश्चन है। अगर आप डाल सकें। जी सर। आदिल सर, ये आपने अभी सर जैसे बता रहे थे ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी, इसका इसको जरा समझाइए तो इससे और क्लियर होगा सर। ये क्या, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी किस लिए है? ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट ही क्यों है इसमें, और ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट किस लिए है, मतलब इसमें रीजन इसी से सब समझ में आ जाएगा ये क्या है। ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के खिलाफ एंटीबॉडी। हाँ, तो इसका क्या, हेलो। ये क्या काम हाँ, करता है सर, यही तो तो पूछ रहा हूँ मैं। ग्लूटामिक एसिड बेसिकली, ग्लूटामिक एसिड, देखिए मेरे को इसकी पैथोफिजियोलॉजी इसलिए नहीं मालूम क्योंकि मैंने केस नहीं देखे, रेयर बीमारी है। तो ग्लूटामिक एसिड का लेकिन मैं बता सकता हूँ ग्लूटामिक एसिड जो है उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है बॉडी में, खासतौर से नर्वस सिस्टम में होता है। तो ये सिनेप्स को नॉर्मल रखने के लिए हेल्प जरूरत पड़ती है इसकी पाथवेज को, मतलब नर्व के पाथवेज। उनका न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए हाँ मेनली हाँ हाँ, रहता है। जी जी। और जो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट वगैरह जो आता है वो अलग होता है। पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, एंटीबॉडी वो भी तो एक होता है, वो भी हाँ तो हाँ, एक आप। पोस्ट साइनेप्टिक मतलब जो जैसे दो नर्व का जो जंक्शन होता है, तो हाँ उसके बीच में बातचीत चलती है, मतलब उसके बीच में जैसे यहाँ से कुछ सिक्रीट होता है, वहां पे कुछ बाइंड होता है एक तरीके से। हाँ, तो तो वो भी तो जाता है इसी में ही, वो भी तो, उसमें भी तो मसल्स की वो हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता हाँ है हाँ, उसकी अलग मूवमेंट, अलग नर्व बीमारियों में, सेंसेशन कम हो जाता है मसल्स का। अलग अलग बीमारियों में कोई एंटीबॉडी अगर आती है, जैसे लैम्बर्टिटन या दूसरी कोई बीमारियों में, जब ऐसे एंटीबॉडी उसको बाइंड कर देती है पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो जो नॉर्मल हार्मोन को या केमिकल को बाइंड करना होता है बाइंड नहीं कर पाता, तो शिथिलता तो आने वो तो लगती है, पोस्ट वो जो वो तो उसमें जाता है मसल्स में, उसमें भी तो आपकी मसल्स पैरालिसिस। वो शिफ्ट हो जाती हैं सर, उसमें भी तो मसल्स शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि आगे ट्रांसमिशन नहीं होता है, यहाँ पे भी ट्रांसमिशन नहीं है। यहाँ इसका नहीं, इसका अलग है थोड़ा, इसका पैथोलॉजी वो नहीं है, मतलब जो एलोपैथी की तरफ से वो नहीं है। तो वही मैं पूछ रहा था कि डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एंटीबॉडी जो है वो वही, उसी से सब समझ में आएगा वो क्या चीज है सर। ओके सर। सर मैं एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा वो ठीक है, लिटरेचर देख के आप बता सब दूँ। लोग ना ये बीमारी को फिर से पढ़िए, हैरिसन में पढ़िए, गूगल में पढ़िए, कहीं पर भी पढ़िए, और इसको समझिए, और हम इस पे और बात करेंगे। मैं अभी ये अरविंद सक्सेना सर जी ने बताया कि खल्ली रोग, तो खल्ली रोग के लिए कुछ चिकित्सा है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ, जो देने से फायदा होता है अगर केवल खल्ली सोच रहे हैं तो इसमें महारासनादि कषाय दे सकते हैं, सहचरादि कषाय दे सकते हैं, नयोपमम कषाय दे सकते हैं, विदार्यदि कषाय, क्योंकि वो बल देता है मसल्स को, फिर धन्वंतर कषाय, माश बला आत्मगुप्तादि कषाय, फिर उसके बाद में इसमें
मर्म कषाय बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसमें अभ्यंग करना है, क्योंकि खल्ली बात है, जीर्ण वात व्याधि का उदर्क है, कॉम्प्लिकेशन है, तो इसमें शीरबला तेल से हम अभ्यंग कर सकते हैं, या इंटरनली भी दे सकते हैं। सहचरादि आवर्ती तेल, प्रसारण्यादि तेल, पिण्याक तेल, रस तेल, कार्पस हस्त्यादि तेल। के बाद में कुछ आसव रिष्ट देंगे हम, जैसे अश्वगंधा रिष्ट। अगर मेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं तो सारस्वता रिष्ट, बला रिष्ट, देवदारवा रिष्ट। और इसमें कुछ रसायन द्रव्य स्वर्णकल्प, जैसे पूर्ण चंद्रोदय रस, योगेंद्र रस, रसराज रस, है ना, ये देंगे। और इसमें हम लोग धानवंतर तेल, सहचरादि तेल, माश तेल, पंच स्नेहम, प्रभंजन तेलम, शीरबला तेलम, बला तेलम और नाड़ी स्वेद देंगे। और शिरो पिचू भी रखेंगे, धानवंतर तेल का शिरो पिचू, सहचरादि तेल का शिरो पिचू। उसी तरह से बस्ती देंगे तो माधु तैलिक बस्ती बहुत अच्छा काम करता है, ये मुझे फायदा हुआ है माधु तैलिक बस्ती से। नस्य देंगे तो धानवंतर तेल, सहचरादि तेल, कार्पस हस्त्यादि तेल। और खाने के लिए देंगे, जहां जहां हमें वायु को ठीक करना है, वायु का शीत गुण को ठीक करना है और कफ का भी आवरण निकालना है, तो भल्लातक सिद्ध घृत बहुत अच्छा काम करता है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अभी अगर हम आम मत देखेंगे तो आम मत के लिए आम का पचन करेंगे। अभी आप लोग कुछ बताइए, अगर मनीषा मैम आपने कैसे ठीक किया था, आप बताइए मैम। मनीषा मैम सुन पा रही है क्या? जी जी सर। हाँ। जी सर, पहले तो उसका लंघन कराए, और लंघन कराने के बाद पंचकोल के साथ में त्रिकटु मिला करके उसको प्रातः में सेवन कराए। और उस समय तो आम पाचक बटी नहीं थी सर आपका ये सब, तो मेरा यही प्रोसेस चल रहा था। और दीपन पाचा हिंगू आदि को भोजन से पूर्व दोनों टाइम 3-3 ग्राम सेवन करा करके। साथ में पेन बहुत ज्यादा रहने से पीड़ित रहते हैं, तो उसमें महावात विध्वंस रस की एक एक टैबलेट चलाती थी। और साथ में उनको रुक्ष स्वेद देती थी मैं पहले। सबसे पहले लेपन करती थी, लेपन करने के बाद रुक्ष स्वेद दे करके इसका पिंड, बालू का पिंड और लेपन करती थी। लेपन के बाद में फिर उसको महामाश, महाविष गर्भ और ये सहचरादि का इसका अभ्यंग कराती थी। एकदम वो छूने भी नहीं देते हैं पेशेंट, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इतना उनको पीड़ा होता है। तो उसे हल्का हल्के हाथों से करके और फिर नाड़ी स्वेद चलाती थी उसमें। नाड़ी स्वेद देने के बाद फिर उसको पेशेंट को बस्ती चलाती थी। एक दिन मात्रा बस्ती और एक दिन निरू बस्ती। निरू बस्ती में थोड़ा सा पिपली, स्टीम मधु, त्रिफला और दशमूल का काढ़ा, एरंडमूल, बलामूल, इसको डाल करके और फिर इसको 700 से 900 ml तक के में उसको इसका गोमय घन बटी डालती थी। अर्क अवेलेबल रहने पे अर्क डालती थी, बाकी गोमय घन बटी इसको डाल करके। और उसमें प्रक्षेप भी डालती थी मैं, थोड़ा प्रक्षेप, क्योंकि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी उसका दिख रहा था बीच बीच में। तो रसना रंड आदि के साथ में क्वाथ को भी डाल करके और थोड़ा गंधर्व हस्तादि भी डालती थी उसमें, मधु तैलिक के साथ में गंधर्व हस्तादि, सहचर आदि डाल करके। और बीच में कभी कभी ज्यादा पेन होने से महाविष गर्भ के साथ ही मैं उसको मेंटेन रखती थी। और इसी के तहत मैं 7 डेज इसकी चिकित्सा देने के बाद फिर उसको धीरे 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 फिर धारा करने लगी उसमें। धारा इन्हीं तेलों का मिला करके, धनवंतरम का, महाविष गर्भ का और साथ में कोटमुचकादि का, इन सब तेलों को मिला करके धारा चलाती थी। और सेंधवादी तेलम का भी बहुत अच्छा इसमें रोल आया। सेंधवादी तेलम, अर्क पत्र का स्वेद लगा करके इसमें, रंडादि में, ये सारी चीजें लगा करके उसको शिरोधारा भी करना, हर तरफ से पहले सामता उसकी पूरी समाप्त हो जाए, फिर उसको तर्पण चिकित्सा दे करके और फिर वायु को, वायु पे ही हमारा कंटेंट रहता था। कफ का शमन करना, पिपली के साथ में त्रिफला, पिपली और इनको भी चलाना। और फिर हमारी जो शास्त्रोक्त जो औषधियां हैं इनका कॉम्बिनेशन चलाती थी। उसमें थोड़ा गोदंती भस्म को भी मैं इंक्लूड करती थी उसको शमन के लिए। और साथ में महावात विध्वंस रस, इसमें वात कुलांतक रस का बहुत अच्छा रोल था। ताप्यादि लोह, वात कुलांतक रस, गोदंती भस्म। और साथ में एक वातहर में योग बनाती हूँ, इसमें निर्गुंडी, रसना और इसको मिला करके, तो इसको मिला करके देती थी। और
इसमें ये कोकिलाक्षम कषायम चलाती थी, साथ में बीच बीच में चेंज कर करके काढ़ा चलाती थी। तो ऐसे चलाई सर, उसका 3 महीने में धीरे 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 थोड़ा चेंज कर दी जाती थी पार्ट वाइज पार्ट, तो ये रिकवर हो गया। जी सर। मुझे एक बात कहना है कि आपके पास जो भी पेशेंट आएंगे वो 100% स्टिफ पर्सन सिंड्रोम के हुई हो ऐसा नहीं है। कभी कभी उरु स्तंभ के भी हो सकते हैं, कभी जी कभी सर, जी सर। क्रोश टू शीर्षक के हो सकते हैं, कभी कभी वातरक्त के हो सकते हैं, कभी आम वात के हो सकते हैं, कभी सर्वांग वात के हो सकते हैं। मतलब अलग अलग कंडीशन, कभी शोष के हो सकते हैं, अलग अलग जी कंडीशन जी। हो सकते हैं। इसमें डायबिटीज वालों को भी काफी इसमें कंप्लेन आती है। जी। तो इसी चिकित्सा को फॉलो करते हुए धीरे धीरे पेशेंट को हमें उसका वायु का उस जगह से अनुलोमन करना है एनी हाउ, और जो कफ आवृत है उस पर उसको धीरे 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 उसके आच्छादन को, उसको क्लेद को हटाना, और उसके आमाशयगत जो है आम है उस संचय को, दोष को दूर करना पहला हमारा कर्तव्य है। इसके बाद पेन किलर तो पेशेंट खा के आते ही हैं, जो उसमें सिरोधारा नस्य का भी बहुत अच्छा रोल है, उसमें हम धीरे धीरे सपोर्ट करते, साथ में थोड़ी सी शुरुआत में कुछ ऑर्थोम वगैरह ये सब जो दवाइयां हैं मेरे को चलानी पड़ती है, क्योंकि टेबल पे वो कैसे पलटेगा, कैसे बैठेगा, कैसे चढ़ेगा, चढ़ने लायक भी नहीं रहते हैं, 2 लोग पकड़ के उनको बैठाते हैं, उसको फॉर्म के गद्दे पे रख के उनको ट्रीटमेंट देना रहता है नाड़ी स्वेद के द्वारा। यानी 1 वीक में पेशेंट अपने आप पलटने लगता है, उठने बैठने लगता है, आने जाने लगता है अपने व्हीकल में, ऐसा हमारे सिस्टम में आ जाता है सर। जी। अच्छा। मैम एक क्वेश्चन पे पूछूं सर? जी मैम ये कितना पुराना था उसको, और जिसके बाद उसको ये सिम्टम आए? दूसरा ये 4 ईयर सर, 4 ईयर इसका बेलूर से ट्रीटमेंट चल रहा था। और एक ही नहीं है, मेरे पास बहुत से केस हैं ऐसे, 100-150 से तो है ऐसे क्रॉनिक, बहुत सारे केस हैं। तो ये बेलूर में 4 साल से बेड पे था, और ऐसे सीएल कोल इंडिया में सर्विस करता था, उठना बैठना कुछ नहीं था, बेड पे था। और उसको इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं चल फिर नहीं पा रहा, नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। तो मेरे पास ये बहुत अच्छी औषधियां तो उस समय नहीं थी, तो अणुतेल वगैरह का ही मैं प्रयोग करती थी, अणुतेल में थोड़ा सा ब्राह्मणी घृत मिला करके, और ऐसे चला। तो मेरा मेरा जो युक्ति संगत था, वो सारी चीजें अभी मैं प्लेटफॉर्म पे पाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ पूर्व जन्म का ही संकलन होगा, जो ऐसा करते आए, मैं 23 साल से बिना उसके करते आई हूँ। तो सर ये 4 ईयर के बाद, और वो 3 मंथ्स में उठ गया, फिर उठने के बाद 2-3 महीने और औषधियां चली, फिर सर्विस ज्वाइन कर लिया। इसके बाद में अपने और भी मैनेजर और पेशेंटों को साथ में लेके आया, अभी तक फिट है सर, टोटली फिट, नो एनी कंप्लेन। तो ऑटोइम्यून हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वहाँ का आच्छादन और वहाँ जो मांसपेशियों में जो स्पाज्मता रहती है उसको प्रॉपरली हम टोन नहीं दे पाते हैं, उसके सेल को, एंजाइम को, उसको पुष्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहाँ कहीं ना कहीं चिकित्सा हमारी छूट जाती है, और वो बार बार फिर वहाँ संचित हो जाती है वायु, कहीं भी झटका लगा या कुछ कंप्रेशन आया तो, या खान पान में वायु बढ़ गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो इस वजह से ये आ जाती है। जी मैम एक आपसे डाउट था, एक तो गोमय घनवटी आपने क्यों दी थी, किस अवस्था को ठीक करने के लिए, और दूसरा जो आपने जैसे कुचला यूज किया था वो कितना गौमूत्र अर्क जैसे देते हैं हम उसमें, तो वो भी लेखन का काम करता है सर, क्योंकि हमारा वात और कफ संबंधी भी वहां पे आच्छादन रहता है। तो गौमूत्र अर्घ हम यदि निरूवस्ती देते हैं तो ये उसमें सपोर्टिंग वर्क करता है क्षार के रूप में सर। और मैम अरविंद सर का वो जो डाउट था कि जो रिसेप्टर की बात थी, यहाँ पे ये परेशानी है सर कि मतलब एक्साइट तो होता है, मतलब वायु चलती तो है, लेकिन पूरे अपने रास्ते तक नहीं आ पाती, वो ब्लॉक कर देती है एंटीबॉडी नीचे का रास्ता कोर्स आने से, तो उसका विभाग तो मंद गुण हुआ ना, मांसपेशियों इसका मतलब मंद मांसपेशियों की गुण, जो संरचना आपका है ना। मंद गुण, हेलो, चल हाँ गुण सर। कम हुआ, मंद गुण बढ़ा ना इसमें? नहीं, इसमें चल गुण विमार्गमन हो गया, मतलब विमार्गमन होने के कारण वो स्टिफनेस हुई। मतलब जैसे सपोज मेरे को अपना हाथ हिलाना है, तो हाथ हिलाने के लिए मुझे पहले तो एक्साइट करना पड़ेगा, चल करना पड़ेगा, और फिर उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। तो एक्साइट तो हुआ लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाया, और रिलैक्स ना हो पाने के कारण वो विमार्गमन हो गया एक्साइटेशन, मतलब जो
साइनस नीचे सर आ गई थी, वो नहीं जा पाई। हाँ, ये अस्थि में भी आता है सर, मज्जा में भी, अस्थि मज्जा में भी मज्जा में तो इसके मैम मैम अल्फाबेट। मज्जा में तो बहुत अस्थि, मंद रुझा होता है, और अस्थि जी बाद में तीव्र रुझा होता है। मज्जा जी में अगर जाएगा तो मंद रुझा होता है, और अस्थि में जाएगा तो तीव्र रुझा बोला गया है। और जी यहाँ पे स्नायु में भी तीव्र रुझा बोला गया, और स्नायु की जी वजह से वो अंतरायाम, बाह्य अंतरायाम या कुब्जत्तम या खल्ली बोला गया है। तो यहाँ पे जी स्नायुगत की तरफ ज्यादा जा रहा है मैम। जी 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 आई सर। थिंक सो। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स है सर, हर चीज में कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है ये, एग्जैक्टली। बहुत बहुत अच्छे से इसको पर्टिकुलर हम टेबल पे पेशेंट को 1-1.5 घंटे जब हम देते हैं ट्रीटमेंट, तो बहुत अच्छे से उसको देखते हुए यदि 1 वीक हम करते हैं, खुद स्टाफ के भरोसे नहीं छोड़ते हैं, तो पेशेंट पूरी तरह से निजात पा लेता है सर। हाँ, अगर ना आम बात जैसे लक्षण है तो एरंड तेल को शुंठी फांट के साथ दे सकते हैं। और फिर आम बात में हम लोग क्या क्या देते हैं, जैसे पांचकेंद्र रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, महापात विध्वंसक रस, आम बात विध्वंसक रस, रस सिंदूर, हरताल, मनशिला, धतुर बीज, वत्सनाभ के कल्प, कुपिलू के कल्प देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग रासना, गुडुचि, सहचर, शुंठी, देवदार, एरंड मूल, पुनर्नवा, गोक्षुर, अतिविषा, दशमूल, दारू हरिद्रा, पंचकोल, ये सब द्रव्य हम आम बात अगर है तो वैसा देते हैं। या सिंहनाथ गुगुल, रासना गुगुल, सहचर गुगुल, त्रिफला गुगुल, रासना पंचकवात, रासना सप्तकवात, महारासनादिक्वात, पंचकोल आसव, वात विध्वंसक रस, भल्लातक आसव, भल्लातक परपटी, ये देते हैं। और खाने में हम बाजरे का रोटी, लहसुन का चटनी। लहसुन, लहसुन बहुत अच्छा काम करता है, लहसुन आदि बटी है। लहसुन को तो मैं उसको उसको गरम छान लिया। नहीं सर, लहसुन को छाछ में एक बार रात में डुबा करके और फिर उसको निकाल करके उसको खाने को देती थी। वो खाने में बहुत परेशान करते थे, तो इस माध्यम से उनको सेवन कराते थे। जी, आपको चिकित्सा ऐसे करते जाना है। चरकाचार्य जी ने बोला कि आप चिकित्सा करें, उपशय हो रहा है कि अनुपशय हो रहा है, उपशय हो रहा है कि अनुपशय हो रहा है, ऐसे देखते हुए जी आप डिसाइड करते जाइए और चिकित्सा में आगे बढ़ते जाइए। और बात रखी है तो आप कैशोर गुगुल और तिक्तक क्षीर बस्ती दे सकते हैं। जैसा व्याधि वैसा आपको टर्न करना है। इसलिए तो हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। सर, और एक फ्रैक्चर छोटा वाले सा में भी डाउट था, हाँ ये सर। उपशय, अनुपशय और स्नायु, इन तीन का अर्थ बता दीजिए। उपशय अनुपशय का मतलब है कि व्याधि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सिम्टम बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। और स्नायु? स्नायु का मतलब लिगामेंट्स। अच्छा, हाँ, आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन? अब आप लोग इस टॉपिक पे और पढ़िए और हमें, मुझे भी बताइए आप लोगों को क्या समझ आया। सर प्रणाम। हाँ, पढ़िए सर। हाँ सर, क्या कहते हैं, जैसे मैम ने बता रही थी अभी, तो सर क्या इसमें आम बात जैसे लक्षण होते हैं, आम बात है, तो सर क्या इसमें नाड़ी स्वेद देना चाहिए सर? क्या नहीं, रुक्ष स्वेद। रुक्ष स्वेद देना चाहिए सर ना? हाँ, तो सर ये एक व्याधि नहीं बोल सकते ना। मनीषा मैम ने देखा तो वो आम बात वाले पेशेंट होंगे, मैंने देखा तो खल्ली वाले होंगे, कभी वातरक्त वाले भी हो सकते हैं, अलग अलग सर होते इसमें कॉम्प्लेक्स भी रहता है ना सर। हैं। कॉम्प्लेक्स भी नाड़ी रहता है, स्वेद में भी तीनों तो रहता है। हमारे वही वही औषधियां है ना। नाड़ी स्वेद में भी हमारा रसना, निर्गुंडी, ये सारी चीजें हैं, तो उसको हाँ सर, वो डायरेक्ट नहीं देते हैं, 2-3 दिन के बाद देते हैं उसमें, 2-3 दिन के बाद। नाड़ी स्वेद मैम? हाँ जी हाँ जी, सारी जी औषधियां फिर स्टीम के माध्यम से दे देते हैं। ऑयल नहीं है सर, स्टीम है, वो तो जा करके और फिर उसको रेट हो जाना है। हाँ और वो भी लेपन करने के बाद, एक लेयर लेपन किए उसके बाद स्टीमिंग किए, तो वो हॉट करता रहा कंटिन्यूअसली, उसको जी जी। एब्जॉर्प्शन बढ़ाता रहा। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर हिमानी सर, दिल्ली से। हाँ जी सर, मैं मैम। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। मुझे ना आफ्टर डिलीवरी, मतलब जैसे मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो जब मैं घर आई तो जस्ट आफ्टर, मतलब घर शायद 3rd डे उन्होंने भेज दिया था इवनिंग में। 4th या 5th डे सर मेरी खुद की बॉडी मतलब इतनी स्टिफ हो गई थी, जैसे सच में कोई डंडा मेरे अगल बगल में लगा दिया हो, और मैं मतलब ना मोड़ पा रही थी, ना अपना एल्बो, ना नी ज्वाइंट, कुछ भी नहीं। फिर मतलब एसी ऑफ किया, मतलब एसी में मैं एकदम से आ गई थी, एसी वाले रूम में एसी ऑफ किया, बहुत सारे कंबल ओढ़े, एंड देन फिर उसी दिन से फिर मालिश वगैरह स्टार्ट करी, तो वो ठीक हुआ था। मतलब वो था फॉर टाइम बीइंग, बट मुझे कुछ उस अपनी याद आ गई थी स्टिफ सिंड्रोम का, मतलब सुन के बहुत ज्यादा। तो मेरा मतलब पेशेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने अपना बताया। देन वो मालिश वगैरह स्टार्ट करी, और कंबल से पूरा, मतलब जिसे बोलते हैं गुरु प्रावरण, आचार्य चरक ने बोला है,
ये सब चीजें मतलब करी एंड स्नेहन स्वेदन, तो उसके बाद कंटिन्यूअस 40 डेज की मालिश वगैरह करी, फिर दोबारा नहीं हुआ। हाँ मैम, ऐसे ऐसे कंप्लेन आते हैं हमारे यहाँ से भी। बिलासपुर से डॉक्टर आई थी, तो वो चल ही नहीं पा रही थी, उनको साइटिका का प्रॉब्लम बता दिए, जबकि ये यही कॉज था उनका आफ्टर डिलीवरी। और वो फीड भी नहीं करा पाती थी, बच्चे को फीड नहीं करा पाती थी, तो उसको मिल्क भी नहीं आ रहे थे। तो उसके साथ सर्वांगीण चिकित्सा मैंने किया और आज तक ठीक है। और उन्होंने प्रण किया कि मैं भविष्य में आयुर्वेद ही करूंगी। इतनी बड़ी चिकित्सा है हमारे पास और हम लोग एलोपैथ करते हैं। तो यही होता है मैम, इसीलिए पहले के लोग बताते थे कि अभ्यंग होता था प्रसूति के बाद में, या खान पान, आहार विहार, ये सारी चीजें प्रॉपरली रखी जाती थी आयुर्वेद के तरीके से। जी देखिए यहीं पे जो है मांसगत बात में यही चीज बोली गई है। देखिए अगर चरक को उठाइए तो उसमें निकलता है सारुक वो दंड मुष्टिम हतम में था, मतलब डंडे से पिटाई हुई, और सारुक शमित अत्यर्थ मांस में तो गते अनिला। तो अब यहाँ पे मांस की सिम्टम निकल के आ रहा है। देखिए हर एक चरक में स्नायु का भी अलग से मेंशन, मांसगत भी है, अस्थि मज्जा। तो ये जो अभी सिम्टम बताया मैम ने, तो ये दंड मुष्टम हतम यथा जो है शाहरुख शमित अर्थित ऐसी कुछ है श्लोक। वो मांसगत अनिल, मतलब मांस में गत बात का सिम्टम निकल के आता है सर। जी सर, लेकिन सर पेन नहीं था। जैसे मुष्टिगत पीड़ा बताइए ना, तो पीड़ा में तो सर पेन हुआ ना, इसमें स्टिफनेस की मैं बात कर रही हूँ। मतलब बॉडी स्टिफ हो गई थी विद नो पेन एट ऑल। आप स्टिफनेस समझ सकते हैं, जैसे सर डंडा स्टिफ होता है, मैंने डंडे से कंपेयर करा। अच्छा एक दंडक की तरफ कह रहे हैं, मतलब हाँ जी दंडक। सर, डंडा मतलब मैं कह रही हूँ, मैं एल्बो नहीं नहीं, ज्वाइंट को दंडक भी मोड़ तो नहीं बोला पा गया रही है थी। मैम। नहीं नहीं, मुष्टिवत पीड़ा का मतलब सर मुक्के मारे गए हैं, वो तो ये बोला है ना आचार्य चरक ने। तो हाँ हाँ, उसमें अगर मतलब मांस का पीड़ा है को तो भी हाँ कंपेयर बहुत किया, बहुत साथ ज्यादा में पेन पीड़ा है। स्कोर, हाँ इसमें पेन स्टिफनेस आप का बोल भी दी मैम, साइन। ठीक है। हाँ जी, इसमें पेन नहीं वो था सर मेरे अलग को। अलग टाइप होता है ना, मैनिफेस्टेशन लगता है कि स्टिफनेस इतना आ गया कि पेन नहीं था, लेकिन स्टिफनेस था, ऐसा हो सकता है। और जब आपने स्नेहन किया, स्वेदन किया, तो आपका ठीक हो गया। हाँ जी अलग। सर, उसी से ही ठीक हो गया। फिर कंटिन्यूअस वो मालिश रही, और कोई दवाई वगैरह नहीं ली, और बाकी अपना खान पान तो नॉर्मल ही रखा, मतलब भगवान बहुत का ज्यादा। लाख लाख शुक्र कि आप ठीक हो गए, सिंड्रोम तक नहीं गई आप। जी, अच्छा हो गया। लेकिन सर गई हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि लगभग लगभग 8-9 महीने बाद अगेन CS के बहुत ज्यादा मेरी बैक स्टिफ हो गई थी, जिसका मैंने सुबह भी, कल सुबह आपको शेयर किया था। मतलब कमर मेरी इतनी स्टिफ हो गई थी कि मैं करवट ही नहीं ले पा रही थी। लगभग मुझे 45 मिनट्स लगे थे करवट लेने में। एंड देन मैंने आपको बताया था कि जी आपका रिपोर्ट, हाँ जी। हाँ महावात विध्वंसी, ये मैंने लिया था सर। फिर ये कुपिलता स्टिफनेस का। की प्रॉब्लम मुझे 7-8 महीने बाद फिर हुई। जी एंड देन फिर मैंने अभी स्नेहन स्वेदन दोबारा स्टार्ट किया। जी जी सर। ठीक है। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये बीमारी को आप हैरिसन की बुक में, डेविडसन की बुक में, जो भी बुक है आपके पास, या गूगल पे सर्च करके पढ़िए और पेशेंट देखिए और मुझे भी बताइए, हम सबको बताइए आप लोगों को क्या अनुभव आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू आप सभी लोगों का, ये अच्छा हुआ सेशन। ऐसे पेशेंट आएंगे आपके पास, आते होंगे, और आप लोग ठीक भी करते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।